हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कई लेक्चर से रिसर्च टूल और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे रिसर्च को करने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। टूल्स से जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो उनको हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है, और स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। लेकिन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, और महत्वपूर्ण जो है कुछ टॉपिक्स होते हैं, और टॉपिक हैं उनको हमें पढ़ना जरूरी है। बेसिक्स हमें पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमें उनसे पहले का पढ़ना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आप चलते हैं बोर्ड पे, है ना। महत्वपूर्ण जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्राप्तांक, जैसे कि हम बात करेंगे कुछ जो प्राप्तांक होते हैं वो रेंज क्या होती है, रेंज की बात करेंगे, सिग्मा की बात करेंगे, है ना, मीन की बात करेंगे, डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, जो शब्द होते हैं उनको, इन शब्दों को जानना जरूरी है, इन टर्म्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले प्रत्येक प्राप्तांक का विस्तार से रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राप्तांक का विस्तार क्षेत्र 1 के बराबर माना जाता है। जैसे प्राप्तांक हमारे 3 है, प्राप्तांक 3 है, 7 है, 9 है, 8 है। अब हमें इनका रेंज रेंज को समझना है। तो रेंज को समझने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि 3.3 का प्राप्तांक 3 का विस्तारक क्षेत्र क्या होगा, 3 का विस्तारक क्षेत्र क्या होगा, ये होगा। और इस 3 का विस्तारक क्षेत्र, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 2.5 से लेकर 3.5 तक का। इसी तरीके से जो 6 जो है 7 की होगी, 7 जो है 3 का हो गया। अब 7 की रेंज क्या होगी, 7 की रेंज होगी हमारी 6.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, ये हमारी रेंज होगी। इसमें फर्क क्या होता है, ये जो इसका प्रत्येक प्राप्तांक का विस्तारक क्षेत्र 1 के बराबर माना जाता है। 1 के बराबर माना जाता है। ये 1 का अंतर रहता है, क्योंकि 2.5 से लेकर 3.5 तक 1 का ही है ना, 1 का अंतर है, तो वो माना जाता है। ठीक है, अब इन संख्या को, इसको मिटा देते हैं। अब जो है ये देखते हैं कि ये क्या है। रेंज के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं एक्स क्या है। सबसे एक्स का मतलब इनको बोला जाता है प्राप्तांक। ये क्या हो गया, हमारे प्राप्तांक। ठीक है, और एक्स क्या हो गया, छोटा एक्स क्या होगा, स्मॉल एक्स। इसको हम डी भी कह सकते हैं। ये विचलन में इसको हम विचलन कहते हैं, डी भी कह सकते हैं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और छोटे स्मॉल एक्स से कर सकते हैं। अधिकतर हम डी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है प्राप्तांकों का योग प्रदर्शित करने की। प्राप्तांकों का योग, टोटल, है ना, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा टोटल। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं टोटल। कितना टोटल हो गया हमारा, टोटल, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल क्या है, जैसे कि क्लास इंटरवल को वर्गांक करते हैं। जैसे वर्गांक होते हैं ना, वर्गबंधे, जैसे वर्गबंध है हमारे पास 30, 40, 50, 60। इन वर्गांक करने हमारे जो है, इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल। इनमें से जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको जानने के लिए क्लास इंटरवल बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इसी को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी।
दाईं तरफ, शून्य से दाईं तरफ क्या होगा हमारा चिन्ह होगा ऋणात्मक, और शून्य से दाईं ओर क्या होगा धनात्मक। ठीक है, ये होगा संचयी आवर्ती को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है संचयी आवर्ती। क्या होती है संचयी आवर्ती, क्या होती है इसको बोलते हैं CF। ठीक है, कैसे लिखा जाता है CF। ठीक है, और इससे में जो सहसंबंध, जो कोरिलेशन की जो मेथड को क्या किससे करते हैं, जो सहसंबंध निकाला जाता है उसको किससे डिनोट करते हैं, या तो रो या फिर पी, इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब ये हो गया सिग्मा। कैसे होगा, अब सिग्मा कैसे होगा, जैसे कि सिग्मा कैसे होगा, जैसे हमारे पास है 3 + 4 + 5 + 7, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 19। तो हमारा सिग्मा क्या हो गया, हमारा 19। ठीक है, इस तरीके से ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये आपको आने चाहिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ने से पहले। अब सांख्यिकी तथा मापन में चल राशि होती है, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स शब्द का प्रयोग सुनने को मिलता है, जब रिसर्च करेंगे तो वेरिएबल्स का सुनने को मिलेगा शब्दों का। तो उन वेरिएबल्स से में हम क्या पढ़ते हैं, गुणों के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्तियों की जो भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस व्यक्ति में क्या गुण है, इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता ना, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सब में। तो जैसे कि बुद्धि, उम्र, योग्यता है ना, जैसे बुद्धि क्या होते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि बुद्धि। ठीक है, उम्र है, बुद्धि, उम्र, योग्यता और संवेदनशीलता, ये गुण है जिनका हमें वेरिएबल्स में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये चल राशियां कहलाते हैं, क्या कहलाती है, चल राशियां कहलाती है ना। अब ये भी 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है 2 प्रकार की, ये 2 प्रकार की होती है, जैसे कि सतत। ठीक है, और दूसरी होगी खंडित। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ये होती है। जैसे कि कंटिन्यूअस कैसे होती है, कक्षाओं में जैसे कि हमें कहते हैं कि छात्र का अंग्रेजी में प्राप्तांक प्राप्त हुए, प्राप्तांक मतलब अंक प्राप्त हुए, और उसको अंक प्राप्त हुए 20 है। तो फिर कैसे जो है हमको उनकी 20 हो तो हम कैसे उनका परीक्षण करेंगे, ऐसे कहेंगे जैसे कि सतत में आ जाएगा 20.5, 30.5, इस तरीके से सतत होती है। कोई भी मान हो सकता है, जैसे कि 20.5 का होगा हमारा, जैसे 20.5 है तो इसका मान हो सकता है हमारा 19.5 से लेकर 20.5 तक। यानी यदि किसी के पास 20 अंक मिले तो इसमें क्या होगा, सतत में क्या होगा 19.5 से लेकर 30.5 तक इसको माना जाएगा। और खंडित में कैसा होगा, तो सतत की बात हो गई। अब खंडित में देखते हैं, खंडित में जैसे छात्रों की संख्या, परिवारों की संख्या, और जो है विद्यालयों में छात्रों की संख्या, परिवारों की संख्या और विद्यालयों के आकार सब है ना। अब 2 तरह के डेटा मैंने बताए थे आपको, 2 तरह के होते हैं। एक ग्रुप डेटा जो
होते हैं ग्रुप्ड, एक होते हैं अनग्रुप्ड। तो ग्रुप को देखते हैं, जैसे ग्रुप में हम अनग्रुप में जैसे कि 20, जैसे कि 24, अनग्रुप में जैसे क्या होते हैं, ये अनग्रुप्ड हो गए ना, ये अनग्रुप्ड है, जैसे कि 24, 28, 30, 38, ये इस तरीके से फैले हुए हैं ना, इस तरीके से फैले हैं, तो इनको हम लगाएंगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में लगाते हैं, उनमें टैलीज लगाते हैं, जैसे कि 24, 28, 30, उनमें लगाते हैं टैलीज, और फिर यहाँ करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब 24 है 2 टैलीज लगाई, फिर हो गया इसमें 2, इसमें 3 लगाई, तो इसमें हो गए 3 में 6 है, इसमें 4 लगाए तो हो गए इसमें 4, ठीक है। इस तरीके से टैलीज लगाते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी में, है ना स्टूडेंट्स। तो अब जो है आवर्ती वितरण तालिका वर्ग से देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का तो हो गया आपका, वर्गों का आकार देखते हैं। जैसे कि रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज बता दी थी ना मैंने कि इतने से इतने तक, लेकिन निकालते कैसे हैं रेंज को, ठीक है। अब रेंज को निकालने का तरीका देखते हैं क्या है। रेंज को निकालने का तरीका क्या है, रेंज कैसे निकलेगी कि जैसे इसी में जो है रेंज निकलेगी, जैसे 10, इसके 10, 15, 20, 30, 35, है ना, ये इस तरह के अंक है। मान लीजिए सबसे जो हाईएस्ट इसमें देखते हैं, जो मान लीजिए किसी ने हाईएस्ट अंक प्राप्त किए हैं 55, है ना 55, और लोएस्ट है तो क्या हो गया हाईएस्ट, और लोएस्ट हो गए 10, तो कितने हो गए, कितने बचे, तो उसमें क्या है कि लोअर लिमिट, है ना, ओवर माइनस हाईएस्ट हो गए 10, लोअर हो गए 10, हाईएस्ट हो गए 55, तो माइनस 45। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गों को बांटने के लिए क्या करेंगे, 45 में हमने प्लस कर दिया 1, तो हो गए 46, ठीक है। इस तरीके से हमारा विस्तार हम क्या करते हैं, उनका विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूनतम क्या करते हैं, हम विस्तार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस, है ना, हाईएस्ट माइनस हो गया ना, हाईएस्ट माइनस ये हो गया, हाईएस्ट माइनस ओवर प्लस 1, ये हो गया निकालने के लिए विस्तार। अब आते हैं हल्का फुल्का बता रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, वही हमारे कोर्स में है, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें मेमोरी आ जाएगी कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, बीएड में पढ़ा हुआ है, बीएड में खासतौर से बीएड में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वर्गों का आकार कैसे होता है, वर्गों की संख्या, है ना। अब जो है आपके मैंने केंद्रीय वृत्तिमान आपको करा दिया था, मीडियन मोड मैंने आपको करा दिया था। अब आते हैं अपने खास मुद्दे पर, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जो हमारा खास टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। वो आ गया हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये क्या चीज है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, ये जैसे ये होता है कि आधुनिक मनोविज्ञान में क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यदि हमें ये जानना है कि बच्चों के नंबर यदि ऐसे आते हैं कि एक में आई किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30, एक सब्जेक्ट में 10, 20, 30, 40 इस तरह से नंबर आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ग्रुप ये है, ग्रुप है, जैसे हमारे पास 2-3 ग्रुप है ना, 2-3 ग्रुप है बच्चों के। तो जैसे ग्रुप पहले में हमारे पास है, ग्रुप है
18 कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो इनका मीन क्या निकलेगा, मीन क्या है इनको 14। बीच वाला होता है ना मीन एवरेज, यानी कि सबको सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस करके बराबर जो भी आएगा उससे जो है 1 2 3 4 5 5 से जो है काट दो तो इतना ही बैठ जाएगा। क्या आएगा मध्यमान इसका 14 आएगा, 14 आएगा। फिर खैर इसमें 14 14 14 14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 14 ये होगा। तो इसका मध्यमान भी हमारा आ गया 14 ही आ गया। सबको जोड़ना है तो उससे करेंगे 14 ही आ जाएगा। अब आ गया 0 0 0 0 70। अब इसका मध्यमान भी हमारा क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 3 का मध्यमान भी हमारा आ गया 14। तो अब ये बताइए कि मध्यमान सबके बराबर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस ग्रुप में नंबरों का मतलब नंबरों का डिफरेंस जो है, नंबरों का डिफरेंस जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है और इसमें मीन हमारा 14 आ रहा है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों ने जो की स्थिति जो है इसमें हमें कैसे पता लगेगा, इसमें भी पता लग रहा है और इसमें भी पता लग रहा है और मीन सबका 14 ही आ रहा है। तो इसको नापने के लिए हमें क्या करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। हम उसके लिए कोई फॉर्मूला अपनाते हैं, एक फॉर्मूला अपनाते हैं, उससे हमें पता लगता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो कैसे करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को कैसे देखते हैं, जैसे कि अब मिश्रण मान है वेरिएबिलिटी, इसको प्रकार देख लेते हैं कितने हैं। कितने प्रकार हैं, जैसे एक तो हो गया रेंज, रेंज जो शुरू से मैं आपको करा रही हूँ रेंज के तरीके बता देंगे। रेंज हो गया एक हो गया हमारा ये प्रकार है टाइप्स, क्वार्टाइल डेविएशन, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। फिर है हमारा मीन डायरेक्शन, मीन यानी कि बड़ा है मीन डेविएशन, या इसको बोलते हैं एवरेज डेविएशन। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हो गए। अब इससे पहले मैं आपको कराऊंगी अपना जो है ये कराऊंगी आपको, आपके में रह रहे हैं पीवाईक्यू कराऊंगी आपको। ठीक है, आज इसको रख लेते हैं इधर और पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू करते हैं इसमें। आप हमारा पीवाईक्यू जो है हमने किए थे 50 तक कर लेते, 51 पीवाईक्यू 51 है। हम यूजीसी नेट के एजुकेशन के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो 2023 के सेकंड शिफ्ट के। तो हमारे कई बार पिछले बार हम दूसरे टॉपिक करा रहे थे तो उसमें रह गए थे, तो उनमें से जो है अब आज हम कराते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन आस्पेक्ट ऑफ 4P मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाई रोडास। तो इसका आंसर है, इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रोडास का आपने पढ़ा है क्रिएटिविटी के जो उसमें जो है मॉडल के जो हैं एस्पेक्ट्स, क्रिएटिविटी मॉडल के एस्पेक्ट आपने पढ़े होंगे आपने, साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो यूजीसी नेट का है एजुकेशन का है उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर्सन, पीयर्स, प्रोसेस, प्रेस। ठीक है, तो आंसर सही कौन सा है ना, उसमें याद रखा ना कि कौन इज नोट विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एंड एस्पेक्ट ऑफ 4P इज नोट है ना, तो वो होगा आपका पीयर्स। कौन सा होगा, पीयर्स। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इन करेक्ट ऑर्डर। तो जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो चार इसमें दे रखे हैं 5 ऑप्शंस। कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम अवेयरनेस, वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन, हंच फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनमें से जो आंसर सही है वो सही है हमारा। मतलब तो हमें क्या करना है, प्रोसीजर को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो करेक्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम जो चुनेंगे वो चुनेंगे, किसको चुनेंगे, प्रॉब्लम अवेयरनेस। पहले सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम की। ठीक है, क्या होगी सबसे पहले हमें अवेयरनेस, फिर होगी हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। फिर हम जब अवेयर किसी समस्या के प्रति अवेयर होंगे तो फिर उसे हम समझेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम। फिर उसके संबंधित हम जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। फिर जो है हाँ, फिर हम क्या करेंगे, कर लिया, फिर इसके बाद करेंगे हंच फॉर, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये सॉल्यूशन है क्या। फिर इसके बाद में हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन। फिर हम लास्ट में वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूडेड सॉल्यूशन की वास्तव में क्या ये इसका सॉल्यूशन है, उसको हम कंक्लूड करेंगे। तो ये जो आंसर सही है वो है CBAED। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लर्निंग एज पर गैगनेस क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। गैगनेस की जो लर्निंग के जो क्या हैं वो क्लासिफिकेशन है, 4 दे रखे हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है, चेन लर्निंग है, आइडिएशनल लर्निंग है, या फिर वर्बल एसोसिएट लर्निंग है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आइडिएशनल लर्निंग, है ना। ये इसका सही आंसर नहीं है, वर्बल एसोसिएशन से संबंधित है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग भी संबंधित, चेन लर्निंग भी। तो ये जो है इसका प्रकार नहीं है। which is the component of affective domain as per Karthewal et al. कोठवाल व अन्य के अनुसार भावात्मक पक्ष के संघटक कौन से हैं? 4-5 दे रखे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यू। तो इसमें 4 हैं, इमोशन है, फीलिंग है, एटीट्यूड है और वैल्यू है। कॉम्प्रिहेंशन इसका नहीं है। ठीक है, कौन सा है इसका? बी है, BCD। ए नहीं है, बाकी चारों हैं। फीलिंग भी है, एटीट्यूड भी है, वैल्यू भी है। लाइट, साउंड, लाउड, ट्रुथ आर एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल्स, मूड के, इंटेंजिबल्स, अमूर्त के, इनोवेशन, नवोन्वेष के, गोल ओरिएंटेशन, लक्ष्य विन्यास के। तो इसमें सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट? सही आंसर है इसका है अमूर्त। कौन सा है? अमूर्त, है ना। इसका जो है इंटेंजिबल्स। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नई तालीम वास्त्री बाई द जाकिर हुसैन कमेटी एट वर्धा। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा में नई तालीम का सुझाव दिया था। ये बिल्कुल सही है। नई तालीम का सुझाव था कि नागरिक को स्वतंत्र बनाने के लिए सारी शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। ये गलत है। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा होना चाहिए? पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है। 57 पे आते हैं। द टाइप्स ऑफ प्लानिंग टेक्निक्स, क्रिटिकल पाथ मेथड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, मैनेजरियल क्वालिटी, प्रोग्राम इवोल्यूशन, रिव्यू टेक्निक। तो ये प्रोग्राम इवोल्यूशन, रिव्यू टेक्निक तो पर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो फिर कौन सा सही है हमारा आंसर? हमारा आंसर है चारों। क्रिटिकल पाथ ये प्लानिंग टेक्निक है हमारी। क्रिटिकल पाथ, कॉस्ट बेनिफिट, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, मैनेजरियल सिस्टम क्वालिटी। ठीक है। अब 58 क्वेश्चन आ जाते हैं। अरेंज द लीडरशिप स्टाइल इन ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड इन ऑर्डर ऑफ देयर कंसर्न फॉर पीपल फ्रॉम द लीस्ट कंसर्न टू द मोस्ट कंसर्न। तो ये कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें है आंसर सही है 58 का आंसर सही है। इसमें 58 का आंसर दे नहीं रखा है, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। 59 देख लेते हैं। 59 इज द ये है फिल इन द ब्लैंक्स। इज द स्टेबल बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नो अवर सेल्फ एंड अदर पीपल एज थिंकर्स। सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, नॉलेज अबाउट सेल्फ, सेल्फ कॉग्निशन। तो चारों में से कौन सा सही आंसर है? सही है आंसर है बी, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज अभिज्ञानात्मक ज्ञान सूचना का स्थायी निकाय है ना। तो ये आंसर सही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एम्फेसिस किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर एम्फेसिस डालता है? असेसमेंट टू इनहेंस लर्निंग, असेसमेंट टू नो द मास्टरी ऑफ द कंटेंट, असेसमेंट टू सर्टिफाई द लर्नर, असेसमेंट टू ग्रेड द लर्नर। तो जिसका सही आंसर है वो है ए, असेसमेंट टू इनहेंस
लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए ये इसका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो है 60 क्वेश्चन आज खत्म हो गए। तो आज का जो सेशन है वो इस वक्त समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में 2 और रह गए मेरे, एवरेज डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज को मीन डेविएशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 हमारे रह गए हैं। क्वार्टाइल मैंने करा दिया, क्वार्टाइल थोड़ा सा कल और मैं आपको बताऊंगी क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो 4 मेजर्स वेरिएबिलिटी के 4 प्रकार हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कौन सा, मीन डेविएशन भी कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो है हमारे कितने हो गए, प्रकार हो गए। और चलिए नए सेशन करते हैं। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर। अपने सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।